जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है सबका एक बार फिर नए सेशन में। मैं हूं आपका भारती सर और मैं आज आप सबके बीच लेकर आया हूं, जी हाँ, वही धमाकेदार समरी। जी हाँ, जो कि परीक्षा की दृष्टि में कन्फर्म है आने वाले हैं। तो आप लोग इस सेशन में जुड़ेंगे और आप परीक्षा में 5 मार्क्स पक्का है, आएगा सो आएगा। आप लोग इसको ध्यान से देखेंगे और हम लोग इस पार्ट में जानेंगे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की ओर, अर्थात महत्वपूर्ण समरी की ओर। जिस टॉपिक के बारे में आज हम लोग जानेंगे उस टॉपिक का नाम होगा एन एपिटाफ। जी हाँ, एन एपिटाफ याद होगा आप लोगों को। एन एपिटाफ यह बहुत ही मेलनकोइक पोयम है। जी हाँ, यह एक बहुत ही उदासीन कविता है जो कि वाल्टर डिला मेयर के द्वारा रचित है। आज हम लोग इसी के समरी के बारे में पढ़ेंगे और हम लोग जानेंगे। फुल समरी हिंदी और इंग्लिश के साथ हम लोग पढ़ेंगे और जानेंगे। तो चलते हैं हम लोग इसके महत्वपूर्ण समरी की ओर। समरी में हम लोग देखेंगे ये समरी क्या कहना चाहता है और आज मैं आप लोगों को बताऊंगा समरी किस प्रकार से लिखा जाए जो कि परीक्षा में नंबर पूर्णतः प्राप्त और नंबर कटे नहीं। जी हाँ, हम लोग जिस तरह से हम लिखेंगे समरी उस तरह से आप फॉलो कीजिएगा। कंफर्म 100% गारंटी के साथ नंबर नहीं कटेगा। नहीं कटेगा तो बस नहीं कटेगा। तो आप लोग ध्यान से ध्यानपूर्वक इसको देखेंगे, तब फिर मैं आपको इसको एक एक लाइन व लाइन में आपको समझाऊंगा, हिंदी और इंग्लिश। एन एपिटाफ। तो चलते हैं हम लोग हमारे महत्वपूर्ण मतलब कि हमारे समरी की ओर। तो कहते हैं एन एपिटाफ, एन एपिटाफ इज एन एपिटाफ इज ए melancholic melancholic poem composed by वाल्टर डीला मेयर। वाल्टर डीला मेयर, इसको वाल्टर डीला मेयर के द्वारा रचित किया गया है। वाल्टर डीला मेयर इज द वाल्टर वाल्टर डीला मेयर इन दिस पोयम। इसमें बताया गया है कि जैसे कि इसमें he is called famous child lover poet, child lover poet. So he wrote, so he wrote many prose poem. So he wrote many prose and poem for the children. अब हम लोग आते हैं यहां से। इन दिस पोयम, in this poem the poet, in this poem the poet has talked about his transient nature, transient nature. This poem indicates, this poem indicates the tomb of someone nearest or dearest, nearest or dearest to the poet, nearest and dearest to the poet. He says that a lady is under the
graveyard. Graveyard. Who was beautiful, who was very beautiful in his life, in who was very beautiful in the lifetime. No other lady, no other lady was as beautiful as her throughout the West country. The West, the West country. After her death, after her death, her beauty, her beauty. After her death, her beauty is. Her beauty has gone away. The poet loves lady very much, loves lady very much, but the beauty, but the beauty does not remain remain forever. It has to pass. It has to pass one day. It vanishes. It vanishes, and the same happened with the lady, with the lady. Hence the poet fears that after poet that fear that after his death, his death, who will remember, who will remember, who will remember her, but who will remember her, but the poet, but the poet concludes that one should, that one, that one should not move far away from her or him whom he loves. There is a secret of life. There is a secret of life and lifelessness. Lifelessness. Here the poet has focused on materialistic
ब्यूटी, मेटेरियलिस्टिक ब्यूटी एंड इनर ब्यूटी, and inner beauty. The poet says that it is the inner beauty that remain forever. He said that materialistic or outer beauty vanish after the death of that person. चलिए, आपका समरी इस जगह से है, तो आप लोग इसको ध्यान से लिखेंगे भी, आपको इसको याद भी रखेंगे। तो मैं आप सब लोगों को लाइन बाय लाइन अब समझाऊंगा आपको। पहले ही मैं जान लूँ एन एपिटाफ कहानी के बारे में। तो कहते हैं एन एपिटाफ कहानी जो है एक बहुत ही सुंदर लेडीज़ के बारे में बताया गया है। बहुत ही सुंदर लेडीज़ हैं जो अपने ज़माने में बहुत ही फेमस और सुंदर थी। उन्हीं की सुंदरताओं के बारे में कवि महोदय ने यहाँ प्रत्यक्ष रूप से बताया हुआ है कि किसी भी मनुष्यों की सुंदरता जो होती है ना, बनाव शरीर की सुंदरता हमेशा हमेशा के लिए नहीं रह सकती है। उसका केवल जो होता है ना इनर ब्यूटी और आउटर ब्यूटी, बाहरी सुंदरता और आंतरिक सुंदरता के बारे में यहाँ अंतर बताया गया है। तो इस कविता में वाल्टर डिलामेयर जो है एक स्त्री से, मतलब एक लेडीज से बहुत ज़्यादा प्रेम करता था। हालांकि अभी उसका मृत्यु हो चुका है और वह एक समाधि स्थल में, यानी एपिटाफ का मतलब होता है बच्चों समाधि स्थल, जैसे कि शमशान घाट में समाधि स्थल, और सारे धर्म में कब्रिस्तान हुआ, मतलब पारसियन धर्म में टावर ऑफ साइलेंस हुआ। जब ये प्रकार से ये जो था वही टावर ऑफ साइलेंस था ये, अर्थात ईसाई धर्म से या पारसी धर्म से था ना, तो इसलिए वह कब्रिस्तान के पास यानी ग्रेवयार्ड कब्रगाह के पास वह जाकर के बैठा हुआ है कवि महोदय। और वह आप अब बता रहे हैं उसके बारे में कि वह लेडीज़ जो थी अपने ज़माने में बहुत ही सुंदर लेडीज़ थी, अपने ज़माने में बहुत ही सुंदर लेडीज़ थी। उसके जैसा वेस्ट कंट्री में अर्थात पश्चिमी देशों में कोई भी मतलब लेडीज़ जो थी ना उसकी तुलना में सभी के सभी जो थी ना फेल होती। इतनी मतलब की सुंदरता थी उसकी, इतनी सुंदरता थी कि कवि महोदय जो है ना पूर्णतः उस पर फिदा हो गए थे। और आज उसकी डेथ हो चुकी है। कवि महोदय को शंका हो रही है कि मैं अभी जिंदा हूँ तो मैं इसकी ब्यूटी के बारे में बता रहा हूँ, अगर मैं भी मर जाऊँगा तो इसकी सुंदरता के बारे में कौन याद करेगा, कौन इसको याद करेगा। तो यही कवि महोदय ने अपने माध्यम से, अपने भावनाओं के माध्यम से प्रकृति की विशेषताओं के बारे में बताया हुआ है कि हम लोग प्राकृतिक चीज़ों को छोड़कर आधुनिकतावादी कृत्रिम चीज़ों की ओर ज़्यादा फोकस करते हैं। इन्हीं के बारे में प्रहार करते हुए कवि महोदय ने कहा है और व्याख्या करते हुए बताया है कि प्राकृतिक चीज़ों को भुलाया नहीं जा सकता है, और वही प्राकृतिक चीज़ें जो होती हैं हमेशा हमेशा के लिए रहती हैं, और जो कि नेचुरल ब्यूटी होता है वही हमेशा के लिए रहती हैं, और जो बाहरी होती हैं आउटर ब्यूटी होते हैं उसको कोई याद नहीं रखता, वह समय काल पर्यंत जो होता है ना क्षय हो जाता है। तो ठीक इसी प्रकार से कहानी में विशेषताएं हैं, और हम लोग देखते हैं आगे इस समरी के माध्यम से लाइन बाय लाइन ध्यान से सुनेंगे, और आज आपको समरी याद करा करके छोड़ेंगे। तो चलें हम लोग समरी पर लाइन बाय लाइन की ओर। कहते हैं एन एपिटाफ इज ए मेलनकोलिक पोयम कंपोज्ड बाय वाल्टर डिलामेयर। याद रखिएगा मेरे प्यारे साथियों कि एन एपिटाफ इज ए मेलनकोलिक पोयम, ये आपके ऑब्जेक्टिव्स में पूछा जाता है कि एन एपिटाफ किस प्रकार की कहानी थी, कविता थी। जी हाँ, ये जो है यह मेलनकोलिक पोयम है,
याद रखेंगे आप लोग। यह एक मेलनकोइक पोयम, मतलब मेलनकोइक का मतलब होता है बच्चों उदासीन, या जो है ना उदासीन कविता है। यह एक उदासीन कविता है जिसको वाल्टर डिलामेयर के द्वारा कंपोज्ड किया गया है। एंड ही इज कॉल्ड फेमस चाइल्ड लवर पोएट। कहते हैं इसको जो है प्रसिद्ध बच्चों का प्रेमी कवि कहा गया है। वाल्टर डिलामेयर जो है ना बच्चों का प्रेमी कवि कहा गया, और इसलिए इन्होंने यानी सो ही रोट मेनी प्रोज एंड पोयम्स बाय एंड फॉर द चिल्ड्रेन। कहते हैं इसलिए इन्होंने बच्चों के लिए, नहीं ये जो था ना बच्चों को इनसे जो इनको जो था ना बहुत ज़्यादा लगाव था, बच्चों से बहुत ज़्यादा प्रेम करता था, इसलिए इन्होंने बच्चों के लिए विशिष्ट रचनाओं किया। और इन्होंने कम हैदर और बहुत सारे रचना जो था ना, कम हैदर जैसे मतलब पिकॉक पाई जो था ना, इसकी प्रमुख रचनाएं थी पिकॉक पाई। जैसे कि आपको पिकॉक पाई के बारे में हर बार मतलब अधिकांश क्वेश्चन पूछा जाता है, पिकॉक पाई किसकी रचना है, तो वाल्टर डिलामेयर का था पिकॉक पाई, जो कि बच्चों के लिए स्पेशलिस्ट लिखा गया था। और कम हैदर इसकी प्रमुख रचनाएं, दो रचनाएं थी पिकॉक पाई और कम हैदर, ये दोनों महत्वपूर्ण हैं जो कि वाल्टर डिलामेयर के बच्चों के लिए सुप्रसिद्धि थी। यही कहते हैं कि यह जो ना फेमस चाइल्ड लवर पोइट थे, और सो ही रोट मेनी प्रोज एंड पोयम फॉर द चिल्ड्रेन। इसलिए इन्होंने बच्चों के लिए जो ना अनेक सारे कविताओं कहानियों को इन्होंने और सोनेट्स को उजागर किया और लिखा हुआ है। इस कहानी का थीम्स जो है, इन दिस पोयम द पोइट हैज टॉक्ड अबाउट हैज ट्रांसिएंट नेचर। इस कविता में कवि महोदय ने, इन दिस पोयम द पोइट हैज टॉक्ड अबाउट है ट्रांसिएंट नेचर। यहाँ कवि महोदय ने मतलब बताया कि यहाँ इस कविता में कवि महोदय ने बताया हुआ है कि प्राकृतिक सुंदरता जो होता है ना, कोई भी सुंदरता जो होती है हमेशा हमेशा के लिए नहीं रहती है। यही कहता है इन दिस पोयम द पोइट हैज टॉक्ड अबाउट द ट्रांसिएंट नेचर। कहते हैं कि सुंदरता, प्राकृतिक सुंदरता जो होती है ना, सुंदरता हमेशा हमेशा के लिए यहाँ नहीं रहती है, अर्थात उसका ह्रास हो जाता है, क्षय हो जाता है। तो याद रखेंगे इन दिस पोयम द पोइट हैज टॉक्ड अबाउट हैज ट्रांसिएंट नेचर। दिस पोयम इंडिकेट्स द टॉम ऑफ समवन नियरेस्ट और डियरेस्ट टू द पोइट। यहाँ कवि महोदय के निकटतम या प्रियतम व्यक्ति के समाधि, यहाँ जो है कवि महोदय ने अपने निकटतम, एंड कहते हैं इन दिस पोयम इंडिकेट्स द टॉम्ब ऑफ समवन नियरेस्ट और डियरेस्ट टू द पोएट। कहते हैं कवि महोदय यहाँ जो है, कवि महोदय इस कविता में कवि महोदय ने अपने नज़दीकी अर्थात समीपस्थ और दूरस्थ और समीपस्थ दोनों को इंगित करते हुए, अर्थात एक समाधि स्थल पर बैठ करके जो है ना उसके बारे में यह बात कर, उन चीज़ों को इंगित करता है। तो ये लाइन का कहने का मतलब ये था। आगे लाइन कहता है ही सेज दैट, वह कहते हैं कि ए लेडी इज अंडर द ग्रेवयार्ड। कवि महोदय कहते हैं, इस तरह से लिखना है ताकि मैं आपको हिंदी में इसलिए बता दे रहा हूँ कि आप लाइन बाय लाइन लिख याद करेंगे तो दिमाग में सेटअप हो जाएगा दोस्त, दिमाग में सेटअप हो जाएगा। इसलिए ध्यान से देखेंगे और याद करेंगे, एनालिसिस करेंगे तो आपको पूरा समरी याद हो जाएगा। तो यही कहता है ए लेडीज, ही सेज दैट ए लेडी इज अंडर द ग्रेवयार्ड, अर्थात एक लेडीज जो है ग्रेवयार्ड के अंदर में, यानी उस कब्र के अंदर में, उस समाधि के स्थल के अंदर में है। और कहते हैं हु वाज वेरी ब्यूटीफुल इन द लाइफ टाइम। कहते हैं वह जो थी ना, यानी हु वाज वेरी ब्यूटीफुल इन हिज लाइफ टाइम, वह अपने जीवन काल में, वह अपने संपूर्ण जीवन काल में, जी हाँ मेरे प्यारे साथियों, वह अपने पूरे जीवन काल में मतलब कि बहुत ही सुंदर, वह अपने लाइफ टाइम की, अपने जीवन काल की बहुत ही सुंदर महिलाओं में से एक थी। नो अदर लेडी वाज द ब्यूटीफुल एज हर थ्रू आउट द वेस्ट कंट्री। कहते हैं कि नो अदर लेडीज, उसके जैसा कोई लेडीज वेस्ट कंट्री में, उसकी सुंदरताओं के सामने वेस्ट कंट्री ये जो पूरा पश्चिमी सभ्यता का देश था, उस लेडीज के समान कोई भी लेडीज जो था ना, उसकी ब्यूटी सुंदरता जो थी ना, उतनी क्यूट थी ना, उसकी सुंदरता के सामने कोई लेडीज ही नहीं थी। वही कहते हैं
कि आफ्टर हर डेथ, उसके मरने के बाद हर ब्यूटी हैज गॉन अवे, द पोइट लव्स लेडी वेरी मच। कहते हैं उसके मरने के बाद वो जो सुंदर लेडीज थी वह मर जाता। अब तो ये संसार का पारंपरिक सत्य है बेटा कि जो इंसान इस धरती पर आया हुआ है, जो इंसान इस धरती पर आया उसका मृत्यु तो निश्चिंत है। तो ठीक उसी प्रकार से कहते हैं आफ्टर हर डेथ हर ब्यूटी हैज गॉन अवे, उसके मरने के बाद उसकी सुंदरता जो हुई ना समाप्त हो गई, उसकी सुंदरता समाप्त हो गई। एंड द पोइट लव्स लेडी वेरी मच, और उस लेडीज से कवि महोदय बहुत ही ज़्यादा प्रेम करता था। कवि महोदय उस लेडीज से बहुत ही ज़्यादा प्रेम करता है। बट द ब्यूटी डज नॉट रिमाइन फॉर एवर, लेकिन उसकी सुंदरता जो है ना, उसकी सुंदरता हमेशा हमेशा के लिए नहीं रहती है। उसकी सुंदरता जो थी ना हमेशा हमेशा के लिए नहीं रहती है। इट हैज टू पास वन डे एज द वैनिसेस एंड द सेम हैपेंड विथ हर लेडी। कहते हैं कि इट हैज टू पास वन डे, इट हैज टू पास वन डे वैनिसेस, वह जो ना वह एक दिन जो है ना वह एक दिन गायब हो जाता है, वह एक दिन गायब हो जाता है। वही कहते हैं इट हैज टू पास वन डे इट वैनिसेस। कहते हैं एक दिन उसकी सुंदरता जो होती है ना, बताते हैं कि इसके बारे में बात भी कर रहे हैं कि उसकी सुंदरता एक दिन गायब हो जाती है। उसी के बारे में घुमा फिरा करके उसी के बारे में बात किया है, उसकी सुंदरता गायब हो जाती है। एंड द सम हैपेंड विद हर द लेडी, और उसकी खुशियाँ जो ना, और उसकी खुशियाँ जो होती हैं कि उस महिला के साथ ऐसा इसलिए हुआ, यानी उस महिला के साथ ऐसा ही कुछ होता है। कवि महोदय ने जो प्रकृति के बारे में बता रहा है कि सुंदरता हमेशा के लिए नहीं रहती है, ठीक उसी प्रकार से इसकी जो प्रेमिका थी ना, जिसके पास कब्र के पास ये बैठ करके उसका बारे में बता रहा है उसके बारे में, ठीक उसके प्रकार उसके साथ भी ऐसा ही हुआ। हैंस द पोइट फियर दैट आफ्टर हिज डेथ, कवि महोदय को अब डर लग रहा है, कवि महोदय को अपने हृदय में फील्स बता रहा है कि उसको डर लग रहा है कि मेरे मरने के बाद, हैंस द पोइट फियर्स दैट आफ्टर हिज डेथ, उसके मरने के बाद, कवि महोदय के मरने के बाद, हु विल रिमेंबर हर, उसको कौन याद रखेगा, उसको कौन याद रखेगा, हु विल रिमेंबर हर, उसको कौन याद रखेगा। बट द पोइट कंक्लूड्स दैट वन शुड नॉट मूव फार अवे फ्रॉम हर टू फ्रॉम आर होम हिम एंड फॉर होम ही लव्स। कहते हैं कि डर है कि उसके मरने के बाद को इस कविता में जीवन की निर्जीवता, कहते हैं कि यहाँ जो कवि महोदय ने बट द पोइट कंक्लूड्स द वन शुड नॉट मूव फार अवे फ्रॉम हर एंड हिर होम्स लव्स, कहते हैं कि यहाँ कवि महोदय ने जीवन की निर्जीवता सत्य के बारे में बताया है, कि जीवन की निर्जीवता सत्य के बारे में बताया है कि जब कोई किसी से प्रेम करे, यहाँ बताते हैं कि जब कोई, कहते हैं कि दैट पोइट कंक्लूड शुड नॉट मूव फार अवे फ्रॉम हर होम ही लव होम ही लव्स, कहते हैं कि जब कोई किसी से प्रेम करे, कवि महोदय कहते हैं कि जब कोई किसी से प्रेम करे या वह प्रेम करता है, जब उससे वह प्रेम करता है तो उसे उससे दूर नहीं जाना चाहिए। कवि महोदय ने यहाँ प्रेमी प्रेमिका युगल जोड़ियों को यह संदेश दिया है कि अगर वह एक दूसरे से प्रेम करते हैं उनसे कभी भी उसको दूर नहीं होना चाहिए, उसको कभी भी उनसे दूर नहीं जाना चाहिए। और कहते हैं देयर इज ए सीक्रेट ऑफ लाइफ एंड लाइफलेसनेस, यहाँ कवि महोदय ने, और यह जो है ना जीवन की निर्जीवता और सजीवता के बीच में, जीवन की निर्जीवता और सजीवता के बीच का यह एक रहस्य है, जीवन की निर्जीवता के बीच में यह एक क्या है, रहस्य है। देयर इज ए सीक्रेट ऑफ लाइफ एंड लाइफलेसनेस, कहते हैं कि जीवन अर्थात सजीव और निर्जीवता के बीच का यह एक रहस्य है कि हियर द पोइट हैज फोकस्ड ऑन द मेटेरियलिस्टिक्स ब्यूटी एंड इनर ब्यूटी, कहते हैं कवि महोदय ने यहाँ मुख्य रूप से केंद्र बिंदु क्या है, हेयर, यानी हेयर, कहते हैं हियर द पोइट हैज फोकस्ड ऑन द मेटेरियलिस्टिक ब्यूटी एंड द इनर ब्यूटी, कवि महोदय ने यहाँ बनावटी मेटेरियलिस्टिक ब्यूटी, यांत्रिक सुंदरता और
आंतरिक सुंदरता। यांत्रिक सुंदरता मेरे प्यारे साथियों कि यांत्रिक किसी भी यंत्र यानी जो कि कृत्रिम सुंदरता होती है, इनर ब्यूटी मतलब उसकी आंतरिक सुंदरता, दोनों के बीच के बारे में यहाँ फोकस किया है, इसके बारे में बताया हुआ है। द पोइट सेज दैट इट इज द इनर ब्यूटी दैट रिमाइन फॉर एवर। कहते हैं वह उसकी सुंदरता है, वह उसके आंतरिक सुंदरता है, इनर ब्यूटी है जो कि अभी तक हमेशा हमेशा के लिए उसको याद रखा जाएगा, उसके जो है ना जो हमेशा के लिए बनी रहती है। वही कहते हैं कि उसकी जो इनर ब्यूटी होती है, आंतरिक सुंदरता जो होती है वो हमेशा हमेशा के लिए बनी रहती है। ही सैड दैट द मेटेरियलिस्टिक और आउटर ब्यूटी वैनिश आफ्टर द डेथ ऑफ द पर्सन। वही कहते हैं कि आंतरिक सुंदरता पर ध्यान देना चाहिए। कहते हैं कि यहाँ बताते हैं कि कवि कहते आंतरिक सुंदरता को हमेशा के लिए बनी रहती है, और उन्हें कहा भौतिकवादी जो मतलब आधुनिक मतलब भौतिकतावादी सुंदरता होते हैं, उस व्यक्ति का जो है मृत्यु के बाद गायब हो जाती है वह सुंदरता। वही कहते हैं कि ये जो भौतिकवाद मेटेरियलिस्टिक जो है ना मेटेरियलिस्टिक सुंदरता है, वह उसके मरने के बाद जो होता है वह हमेशा हमेशा के लिए गायब हो जाता है, हमेशा हमेशा के लिए गायब हो जाता है। आप लोग इसको लिख लेंगे, आप लोग ध्यान से इसको लिखेंगे। चलिए आप लोग इसको लिख लिए होंगे, थोड़ा सा 2 लाइन बचा हुआ हम लोग इसके ऊपर लिख देते हैं। कहते हैं समरी थोड़ा सा शॉर्ट मतलब था, समरी थोड़ा सा लॉन्ग हो लेकिन बहुत मज़ेदार हो ना, तो किसी भी प्रकार से नंबर कटने की संभावना बहुत कम हो जाती है। तो आप लोगों को इधर से मतलब थोड़ा सा एक लास्ट पॉइंट बचा हुआ, लास्ट पॉइंट आप लोग यहाँ से छोड़ने के बाद आगे से लिखेंगे। इट्स रियली एन अवेसम सोनेट्स बाय वाल्टर डी ला मेयर। कहते हैं कि यह जो है वाल्टर डी ला मेयर द्वारा रचित प्रमुख मतलब बहुत ही सुंदर यानी सुंदर रचना है। इन विच ही हैज brilliantly so that every living being is mortal। अब हम लोग इस लाइन से समझ लेते हैं, यहाँ कहना चाहता है कि कवि महोदय ने इट्स रियली, आपको ये पॉइंट लास्ट में लिखना ही होगा मेरे प्यारे साथियों, लास्ट में ये पॉइंट लिखना होगा कि इट्स रियली एन अवेसम सोनेट्स बाय वाल्टर डी ला मेयर। यह जो है वास्तव में यह वाल्टर डी ला मेयर के द्वारा रचित बहुत ही सुंदर रचना है। इन विच ही हैज ब्रिलियंटली शोन दैट एवरी लिविंग बीइंग इज मॉर्टल। कहता है यहाँ बहुत ही शानदार ढंग से कवि महोदय ने बताया है कि दुनिया में प्रत्येक सजीव जो है, सजीव का मृत्यु निश्चित है, प्रत्येक सजीव का मृत्यु निश्चित है, जो कि जीवन का एक कटु सत्य है कि प्रत्येक सजीव जो जन्म लिए हैं वह यहाँ मरना ही है, उसको मरना ही है। तो मेरे प्यारे साथियों अब आप लोग हमें बताएंगे आप लोगों को यह क्लास कैसा लगा, आप हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और थम्स अप जरूर लगाएं कि ताकि हमको अच्छा लगे, ताकि हमको लगे कि आपको यह क्लास अच्छा लगा, और अपनी राय को जरूर व्यक्त करें। इस क्लास में हम लोग इतना ही जानेंगे, और याद रहे परीक्षा में 5 नंबर लाना है। तो मिलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक।